श्रोता नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू हमेशा की तरह आज श्रोता नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती हो रही है और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू सुबह से ही अपने श्रोताओं को हर ताज़ा रुझान और नतीजों के बारे में जागरूक बनाए रखने, उसके बाखबर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ हाजिर है। और सुबह 8:45 से हम आपके साथ बने हुए हैं विशेष प्रोग्रामों के ज़रिए और विशेष चुनाव बुलेटिन्स के माध्यम से। और अब हमारे इस समय के कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारत भूषण आनंद, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और सीनियर पत्रकार सुहेल काज़मी। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो आप सभी को मुबारक कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं और लोकतंत्र की जीत हो रही है। जी, तो किस तरह से देखते हैं जो चुनाव नतीजे अभी सामने आ रहे हैं? लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा विजय, जगमोहन, पहले मैं अपने सुनने वालों को एक बार जल्दी से अपडेट दे दूं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 40 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और इनमें से 19 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 14 सीटें अपने नाम कर ली हैं। कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत चुकी है, जबकि पीडीपी भी 2 ही सीटों पर विजयी हो चुकी है। इसके अलावा यदि निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भी जीती जा चुकी हैं जी। और जो बाकी की शेष 50 सीटें हैं उन पर फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22 सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। बीजेपी 15 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे है और पीडीपी ने भी 2 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार अभी 3 सीट्स जीत चुके हैं और 4 और सीट्स पर निर्दलीय उम्मीदवार फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का ताज़ा सूरत-ए-हाल अभी तक का लेखा जोखा। और डॉक्टर भारत भूषण, आप किस तरह से देखते हैं ये जो चुनाव नतीजे आए हैं? आप अलग अलग एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उसकी जो स्पेकुलेशंस थी हम कह सकते हैं, या उनका जो अनुमान थे उनके मुताबिक ही तक करीब करीब हम चल रहे हैं। तो इन चुनावों को किस तरह से आप देखते हैं? डॉक्टर साहब, आप शुरू करें उससे पहले बता दूं कि आंकड़ा ज़रा सा बदला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 सीटों पर विजयी घोषित की जा चुकी है और बीजेपी 15 सीट जीत चुकी है। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं का और आप सबका मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि पूरे 10 साल के बाद JNK में एक पॉपुलर गवर्नमेंट दोबारा देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व जो है वो इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में जैसे अभी आपने एग्जिट पोल की बात की, आंकड़े बराबर ऑलमोस्ट से साथ साथ ही चल रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो एग्जिट पोल ने दिखाया और जो आज सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक बात क्लियर है कि जो भी राजनीतिक दल, जैसे अभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की बात की, तो मुझे लगता है कि पलड़ा उसी तरफ जा रहा है और सरकार इन्हीं की बनेगी जो अभी तक अगर हम इसको एनालाइज करें। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो वोटर इलेक्शन के लिए गया, मतदान के लिए गया, वो भी एक नए माइंडसेट से गया। और जो पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी एक नए माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आई और उन्होंने भी काफ़ी मंथन और चिंतन करने के बाद इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब है कि इस पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदला है और अब आने वाले टाइम में हम
एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश करें जिससे देश के लिए, भारत के लिए पर्टिकुलरली और JNK के लिए इन जनरल या वाइसा वर्सा हमारे लोग एक पीसफुल वातावरण में रहें और जो एक रिज, जो गैप पैदा हो चुका था बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल सिस्टम और एक आम आदमी के बीच में, वो दूरी जो है उसको बांधने के लिए, उसको दूर करने के लिए जो पॉलिटिशियंस का रोल रहता है, अब उनकी ड्यूटी दोबारा एक टफ ड्यूटी मैं कहूँगा, एक ज़्यादा जिम्मेवारी ड्यूटी जो है वो मुझे लगता है उनको निभानी पड़ेगी। जी, अपने श्रोताओं के साथ जुड़े रहना ये रेडियो की भी ड्यूटी है, जैसे अपनी ड्यूटी की बात की, जिम्मेदारी भी हमारी है। और आपको बता दें कि सुबह से ही हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो PTCs हैं, वो अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं और हमें फ़ोन के ज़रिए जानकारी दे रहे हैं, हर ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। उनसे भी हम संपर्क करेंगे। उससे पहले मैं सोहेल काज़मी साहब से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो अपनी टिप्पणी दें जो आज का नतीजों का सूरत हाल है। पहले तो आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ ऑर्डर किया आने का। दूसरा ये है कि आज ही चल रहा है, आज ही प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा मेरे बड़े भाई भारत जी ने बड़ा खूबसूरती से अपने इंट्रो में इसका विस्तार पूर्वक अपना जो माइंड सेट है वो बताया आपको। देखिए, मैं जहाँ तक 30-35 साल के अपने जर्नलिस्ट कैरियर में देख रहा हूँ, 96, 87 की इलेक्शन भी मैंने देखी, 96 की भी देखी और उसके बाद देखते ही गए, आप भी हमारे साथ ही थे। ये इलेक्शन और बाकी इलेक्शनों में जो फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कल परसों से जिस भी चैनल्स पे बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ, ये उम्मीदों से बंधा हुआ इलेक्शन है, एस्पायरेशंस का बंधा हुआ इलेक्शन था। ये वो जम्मू कश्मीर है जहाँ इलेक्शन में खड़ा होना भी एक जो था उस पर भी फतवा जारी हो जाया करता था। और ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को फतवे के नाते या मस्जिदों से ऐलान के ऊपर घर से बाहर निकलना जो था वो अलाउड नहीं था। और ये वही जम्मू कश्मीर है जिसकी लंबी लंबी कतारें, लंबे लंबे जो आपने पोलिंग स्टेशंस पे रश देखा, वो हमारी बहनें, माताएं और वो बुजुर्ग औरतें जो व्हील चेयर पे आके अपना वोट सुबह 6:30 बजे 7 बजे डाल रही थी। तो ये बुलेट से बैलेट का सफ़र जो है वक्त लगा, बहुत वक्त लगा। और पूरी दुनिया आज जम्मू कश्मीर को देख रही है। जम्मू कश्मीर है ही देखने के चीज़ है, लेकिन जो ये इलेक्शन को 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स फेज़ 2 की इलेक्शंस में कश्मीर की सरजमी पे खुद मोनीटर कर रहे थे कि इलेक्शंस में क्या भागीदारी है। और सबसे बड़ा श्रेय जो है जगमोहन सर वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वीप के प्रोग्रामों से, बाकी प्रोग्राम से हमेशा अवेयर करवाते रहे कि वोट की कीमत क्या है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने फेज़ 1 में 61, फेज़ 2 में 56 और फेज़ 3 में 63% के करीब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके पूरी दुनिया को और उन फ्रिंज एलिमेंट्स को जो जम्मू कश्मीर को नहीं ठीक देखना चाहते उनको एक करारा जवाब दिया है, जो एक वेलकम स्टेप है। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे जम्मू के जो जिला संवाददाता अंकुश शर्मा हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की क्या स्थिति है उस बारे में जानकारी देंगे। जी अंकुश, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी। अभी आप कहाँ पे हैं और क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की क्या स्थिति है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की? देखिए 5 सीटें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बाहू की सीट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, RS-पुरा, जम्मू साउथ और सुचेतगढ़, ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत चुकी है। और इसके साथ साथ छम सीट जो है वहां से सतीश जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं, सतीश शर्मा, और उनके काफी ज्यादा जो समर्थक हैं इस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक इस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पहुंच चुके हैं और नारेबाजी चल रही है। इसके साथ साथ अगर एनसी की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले मैं एनसी दफ्तर के बाहर मौजूद था, वहां पर भी ढोल नगाड़े इस समय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एनसी की काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी, तो नज़ारा उत्साह मनाने का, उत्सव मनाने का तैयार है। जी बिल्कुल। कुछ ही समय पहले मैंने
फाइल भी की है कुछ वीडियो शॉर्ट्स यहाँ के, और जिसमें आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा समर्थक यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, जी, जी, इसके जी। साथ साथ सतीश शर्मा के समर्थक हों, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। तो बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी काफी दिग्गज नेता वहां से खड़े थे और उनको चेज करके विक्ट्री हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उत्साह देखने को बन रहा है। जी जी जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बात से खुश हैं कि वो सबसे ज़्यादा सीटें फिलहाल जीत चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और बीजेपी जो है अपना जश्न मना रही है कि उन्होंने जम्मू संभाग में काफ़ी अच्छी सीटें अभी तक हासिल कर ली हैं। बिल्कुल जी जी जी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे, और आपने जो कुछ रिएक्शंस भेजे हैं कुछ नेताओं के, वो भी हम अपने सुनने वालों को सुना देते हैं। जी, थैंक यू। खुशी महसूस कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बहुमत, उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है, प्रचंड उन्होंने आशीर्वाद दिया है, डट के आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक ताकत का मौजू बनेगा। और जो जम्मू कश्मीर आउट ऑफ ट्रैक हुआ इन 10 सालों में, जो मुसीबतें लोगों के ऊपर इस सरकार ने डाली थी, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करें। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है जो। जी हाँ सुहेल साहब, जैसे अलग अलग नेता अपना रिएक्शन दे रहे हैं अपनी जीत पर, और जम्मू में और कश्मीर घाटी में भी जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तो सभी का प्रतिक्रिया उसी तरह से आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की जीत की, और जिस चीज़ की जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूरत थी उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। और एक स्ट्रांग जमहूरियत में जो रूह का काम करता है वो इलेक्शंस करती हैं, वोट करता है। और हम महरूम थे, पिछले 5-6 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई थी, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, और जम्मू कश्मीर के लोग सोच रहे थे कब ऐसा मौका आएगा जब अपने लोग अपने लोगों को गवर्न करेंगे, अपने लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो ढांचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 10 साल हैं, उन्होंने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बनाने के लिए रात दिन काम किया है, और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अक्रॉस LOC भेज दिया कि गन और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सर्वप्रिय हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के निर्माण में और भारत की सारी अच्छी पॉलिसीज़ में अपना वैसे ही योगदान देते हैं जब जैसे कि बाकी रियासतों के लोग देते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के रेस्क्यू में को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस को देखते हुए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना, जिसमें G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू कश्मीर में मुनक्कद हुई। उसके अलावा बड़ी बड़ी चीज़ें जम्मू कश्मीर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, फिल्म पॉलिसीज़ हैं, वो इंट्रोड्यूस की गई। हाँ, लोगों को गवर्नेंस में मौका नहीं मिला, वो एक दुख है, लेकिन फाइनली जमहूरियत की जीत हुई, इलेक्शंस हो गई, इलेक्शंस का रिजल्ट आज आ जाएगा, थोड़े दिनों बाद यहाँ सरकार बन जाएगी, तो हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक फ़िज़ा जो बदली है उसमें सब लोगों का श्रेय है, जम्मू कश्मीर के अवाम का श्रेय है, मरकज़ की सरकार का श्रेय है, हमारी पैरामिलिट्री खासकर इंडियन आर्मी और बाकी चीज़ों का है कि जम्मू कश्मीर जैसा खूबसूरत आपसी रवादारी पे बना हुआ जो एक नमूना है वो पूरी दुनिया उसको सराहती है, मानती है। कोई शक नहीं है कि जो दौर था आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की पत्थरबाजी होती थी, बंद हड़तालें होती थी, स्कूल नहीं खुलते थे, बाजार नहीं खुलते थे, दफ्तरों में हड़ताल तक हो जाया करती थी, और अब ऐसा नहीं है। और ये जो पिछले 10 सालों में जो सरकार ने कोशिश की है, केंद्र सरकार ने, वो सराहनीय है, क्योंकि जो आज माहौल है हम कश्मीर घाटी में देखते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखते हैं जो कभी आतंकवाद का गढ़ होता था, वहाँ शांति है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास जो है अपने देश में, अपने डेमोक्रेसी में, वो बढ़ा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। और ये जो लोगों को कमी खल रही थी कि अपने आसपास के नुमाइंदे हमारे प्रतिनिधि हों जिनसे हम अपने दिल की बात कर सकें। तो जगमोहन, अभी हमारे श्रोताओं को लिए चलते हैं सरहदी ज़िले पुंछ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनुभव मिस्री अभी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी अनुभव। हेलो जी सर। अनुभव, आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी विजय जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी अनुभव, अपने ज़िले का एक ताज़ा सूरत हाल हमारे सुनने वालों को बताएं, क्या कुछ स्थिति आपके ज़िले में अभी देखने को मिल रही है? जी विजय जी, मैं श्रोता को बताना चाहता हूँ कि पुंछ की जो सीट है अभी तक उसके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जी, जबकि मैंडर और सुरंगकोट की दोनों की सीट्स जो है उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। मैंडर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद अहमद राणा जी जीत चुके हैं, और सुरंगकोट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अकरम जी जीत चुके हैं। जी,
जी। और जिले में जो सुरंगकोट और मेंढर में जश्न का माहौल है। सुरंगकोट लसाना जहाँ के चौधरी मोहम्मद अकरम जी रहने वाले, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जो हैं उनके घर के बाहर आके जश्न मना रहे हैं। अनुभव, आप इस समय किस मतगणना केंद्र पर हैं और वहाँ का ताज़ा नज़ारा हम हमारे सुनने वालों तक आप पहुँचाएं? जी, मैं इस समय पुंछ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में जो मतगणना केंद्र बना था पुंछ का, वहाँ पे हूँ। चौधरी मोहम्मद अकरम जी जो हैं वो यहाँ से सर्टिफिकेट लेके चले गए हैं। हजारों जी। की तादाद में उनके सपोर्टर्स उनके साथ थे, जो कि उनके साथ उनके सर्टिफिकेट लेके जो है वो चले गए हैं। अभी जो है इस समय पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है मेंढर और पुंछ मेंढर की, और पुंछ में ईवीएम्स का रास्ता होगा और उसके बाद पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। चलिए अनुभव, आप स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखें। आपसे अगले कार्यक्रमों में पुनः बात करेंगे। फिलहाल ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम बात कर रहे थे लोकतंत्र की, और जो भारतीय संविधान है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसमें विश्वास की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा कि अभी तक 3 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं जी। और पहले हम देख रहे थे बहुत सी ऐसी जगह थी वहाँ पर टक्कर थी, इवन कि बड़ी पार्टियों को भी वो टक्कर दे रहे थे। तो इंडिपेंडेंट्स का क्या रोल रहने जा रहा है और उनकी अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है? चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, अपनी इंडिविजुअल रूप पर अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और अपनी लोकप्रियता के आधार पर वो सीट भी जीतते हैं, तो उनका रोल क्या रहेगा? उनका रोल रियली इम्पोर्टेंट है सर। उनके रोल को वी कैन नॉट डिनाई देयर रोल इन द, क्योंकि आप देखिए ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो जब मेजॉरिटी में आती है, चाहे वो कोलिशन में है या इंडिविजुअली वो अपने दम पे पावर में आती है, लेकिन अपोजिशन का जो रोल है जी, उसके बिना वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है जी। एक तो ये, दूसरा जो इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं, इनका अपना पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो ये दर्शाता है कि ये किस शख्सियत के मालिक हैं और इनकी मास फॉलोइंग क्या है। एक तो और पर्टिकुलरली जबकि हमारी स्टेट अब 10 साल के बाद इस सारे प्रोसेस में जा रही है, तो इस बीच में इन लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह संवारा होगा, किस तरह अपने मास लेवल जो है उन लोगों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। डॉक्टर साहब, हम निर्दलियों की बात कर रहे हैं, नए चेहरों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर अगर यदि डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने एक सरप्राइज एलिमेंट पेश किया है। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो हैं, अब औपचारिक घोषणा वहाँ होनी बाकी है, बाकी 13 राउंड की काउंटिंग वहाँ हो चुकी है और महराज मलिक जो हैं साफ तौर पर वहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 23,000 से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं और उनका जो डिफरेंस है बीजेपी के गजा सिंह राणा से, बीजेपी के कैंडिडेट से उन्होंने 4,538 वोट अधिक लिए हैं। अच्छी खासी। तो इस तरह के नए चेहरों का जम्मू कश्मीर की राजनीति में उभर कर सामने आना, इसको आप काज़मी साहब आप किस तरह से देखते हैं? पॉजिटिविटी है। देखिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप थक भी जाते हैं कुछ ट्रेडिशनल फेसेस देख के या वो ट्रेडिशनल बातें सुन के लोग भी उब जाते हैं। तो इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? 5 साल बाद इलेक्शन होती है, नए चेहरे आए। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में देख रहा था मैं सर कि लोगों ने नुमाइंदे खड़े किए। जो इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हैं, लोगों की विल पे कोई नुमाइंदे खड़े हुए हैं कि नहीं भाई उस पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसने नहीं दी, हमने नहीं आना, आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। और ये सबसे अच्छी पॉलिटिकल नरेशन को बदलती पॉलिटिकल नरेशन जो है जम्मू कश्मीर में, वो एक वेलकम स्टेप है। और मैं समझता हूँ अच्छी जमहूरियत जो है उसकी ये निशानी है कि हर बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो जीत सकता है, हार सकता है। पार्टीज असाइड, आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका फेस वैल्यू मैटर करता है, आपकी बातचीत मैटर करती है, लोगों की जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो मैटर करती हैं। और उसमें ये नया नमूना जिसकी आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, मैं सुबह देख रहा था वो 90 सीटों पर हरियाणा में इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं जब चर्चा सुन रहा था उनकी स्पोक्स पर्सन बोल रही थी कि हमारे बिना वहाँ सरकार ही नहीं बनेगी। और जब मैं 12-1 बजे तक उनके साथ था तो एक भी MLA नहीं जीता था। और यहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है, जहाँ कभी केजरीवाल साहब डोडा भद्रवा कभी आए नहीं होंगे, तो उनका कैंडिडेट जीतता है। तो इससे बड़ी खूबसूरती क्या है जमहूरियत की कि लोग
पता नहीं कहाँ कौन बैठा किसको पसंद करता है और उसको असेंबली में भेजता है और वो उसकी रहनुमाई करता है। दिस इज द ब्यूटी। हम रुक करेंगे, Yes. यस दिस इज द रियल ब्यूटी। जैसे हम कहते हैं कि रंग बिरंगे फूलों की बगिया है Yes, हमारा sir. देश, तो डेमोक्रेसी बोलिए या आप राजनीति बोलिए, उसमें भी ये रंग बिरंगे फूल हों तभी वो खूबसूरत रहता है। जगमोहन, अपने सुनने वालों को एक बार जल्दी से बता दें कि 90 में से 54 सीटों के नतीजे जो हैं 54 सीट्स के वो घोषित हो चुके हैं जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीती हैं और वो पहली स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बीजेपी है जिसने अभी तक 17 सीटें जीत ली हैं। इसके उपरांत कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत चुकी है और पीडीपी 2 सीटें जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी की जिस तरह से हमने अभी बात कर रहे थे कि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, तो वहां से भी आंकड़े सामने आ गए हैं। औपचारिक घोषणा हो चुकी है, आम आदमी पार्टी भी 1 सीट जीत चुकी है और निर्दलीय उम्मीदवार अभी तक 3 सीटें जीत चुके हैं। जी, और अब हम रुख करेंगे डोडा का, जहां से हमारे संवाददाता फयाज पंपोरी फोन लाइन पर हैं। जी फयाज, हेलो जी फयाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी फयाज, जल्दी से हमें अपने डोडा ज़िले की ओवरऑल स्थिति के बारे में बताइए। क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ नतीजे अभी तक वहां से सामने आ चुके हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो सबसे प्रेस्टिजियस, जो सबसे अहम सीट थी डोडा, उसमें डिक्लेयर हो गया है। जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जी जो हैं वो 4,538 वोटों से जीते हैं जी और उनका जो नजदीकी मद्दे मुकाबिल था वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्होंने 18,690 वोट लिए जी और आप पार्टी के कैंडिडेट ने 23,228 वोट हासिल किए। जी फयाज, तो इसके अलावा जो बाकी की सीट्स हैं उनका ताज़ा सूरत हाल क्या है फयाज अभी तक? देखिए, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं। जी भद्रवा में लगभग 10,000 से जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं एनसी के कैंडिडेट के मुकाबले में। जी और डोडा वेस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही लीड कर रहे हैं। चलिए तो फयाज, लगभग जी 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 लगभग जो है सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं डोडा में। जी एक अभी डिक्लेयर हो गई है सीट, तो उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, जबकि बाकी तैयारियों में है। जी चलिए फयाज, ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले कार्यक्रमों में आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की खूबसूरती की। जो रंग बिरंगे फूल जिस तरह से होते हैं, उसी तरह किसी भी संसद में या असेंबली में अलग अलग पार्टियां हों, विरोधी दल भी हो, सत्तारूढ़ दल भी हो, तभी उसकी खूबसूरती बनती है और उसकी मजबूती बनी रहती है। तो जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं किसकी सरकार बनेगी, कौन हमारा नया चीफ मिनिस्टर होने की संभावना है, कौन किसको साथ लेगा? जैसे अभी 2 दिन पहले फारूक साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बेशक हमारे पीडीपी के साथ कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन फिर भी उसके बाद हम उनको साथ लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो तब भी, नहीं भी पड़ी तब भी उनको साथ लेकर रखना चलेंगे। चाहते हैं। तो ये साथ साथ निभाने का किस तरह से आप देखते हैं, क्या चलेगा सिलसिला? जी डॉक्टर साहब। देखिए पॉलिटिक्स इज ए मैटर ऑफ नंबर्स और पॉलिटिक्स में सब कुछ हो सकता है। इसमें जब देखिए जंग जो थी 1 महीने की थी, एक दूसरे को अक्यूज़ करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स के को देखते हुए एक दूसरे को अक्यूज़ करना, लेकिन रिजल्ट निकल गया। अब कोई दुश्मन नहीं है, सब एक ही परिवार है। वैसे भी कहते हैं कि राजनीति में नो परमानेंट एनिमी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, क्या पता शाम को या सुबह आपको पता चले बीजेपी और फारूक साहब ही सरकार बना रहे हैं। तो ये कुछ अभी उस पर भी बातचीत चल रही है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि और एक मजबूत सरकार 40 और 30 की 70 लोग सरकार बना रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जिस तरह का लोगों का मैंडेट दिया है, जिस तरह की लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, जिस तरह की मरकज़ की पूरी स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर के ऊपर लगी रही है, मैं समझता हूँ हम सब दुआगो थे कि एक स्टेबल सरकार जम्मू कश्मीर में आए, चाहे दिल से जुड़े हुए 2 अलायंस पार्टनर्स की आए, चाहे इंडिविजुअल एक ही पॉलिटिकल पार्टी की आए। तो फाइनली वैसा रिजल्ट दिख रहा है आपको और एक अच्छी स्थिर सरकार भारत जी वो बनने जा रही है। इट विल बी बेटर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री एज ए होल। तो मैं समझता हूँ हमें उस मैंडेट को सल्यूट करके उस सरकार का वेलकम करना चाहिए और वो
एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने कैरियर में देखा है कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे वो टोपी अपनी दिखा के लोगों से वोट मांग रहे थे। फारूक अब्दुल्ला जो कदावर नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के 88 ईयर ओल्ड, वो ऑटो रिक्शा में कंपेनिंग कर रहे थे। और इसी तरह मैं राम माधव भी देख रहा था लोगों की टांगे दबा दबा के नौशहरा और कालाकोट में वोट मांग रहे थे। तो इससे लगता है कि बड़ी सीरियस इलेक्शन थी और इन पॉलिटिशियनों को भी समझ आ गई है कि वोट इतना आसानी से नहीं मिलता है और वीआईपी आप इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। लोगों का वोट होगा, लोगों का मतदान होगा, तभी आप वीआईपी बनेंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीति को संभालेंगे। तो मैं समझता हूं जब भी सरकार बनेगी एक रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सरकार बनेगी, जो पहले की सरकारों में और इस सरकारों में काफी जमीन आसमान का फर्क होगा। एंड इट विल अगेन बी बेटर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कंट्री एज ए होल। और अब हमारे साथ उधमपुर से हमारे संवाददाता अचिन दुबे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। जी अचिन, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, क्या वातावरण है उधमपुर का, उधमपुर जिले का? सर जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चारों जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, वो बीजेपी ने वहाँ पे कमल का फूल अच्छे से खिला है इस बार जी। लोग इस समय जश्न में डूब चुके हैं। पूरे शहर के जो समर्थक हैं, हर एक मतलब पार्टी के जो कैंडिडेट्स के जितने भी समर्थक हैं, वो खूब ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं। इस समय आतिशबाजी की जा रही है, तो एक काफी खुशी का माहौल है। लोग खुश हैं कि 10 साल के बाद उन्हें एटलीस्ट अपने नुमाइंदे जो हैं वो अब स्पष्ट हो गए हैं कि कौन उनके नुमाइंदे हैं जी। तो खूब जश्न में इस समय शहर डूबा हुआ है जी। तो माहौल वहाँ पर उत्सव का है, जश्न का है, जश्न का माहौल है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा और उसके अलावा भी आप वहाँ के हालात पे नज़र रखिएगा कि क्या खुशफुसाहट हो रही है, कौन कहाँ जाएगा, कोई किस तरह से जो गतिविधियां हैं आगे बढ़ेंगी, उसके बारे में हमें बताते रहिएगा। ऐसा उधमपुर से तो देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उधमपुर की चारों सीट्स बीजेपी ने ली है, या बीच में कोई इंडिपेंडेंट होता है या कुछ ऐसी, क्योंकि एक सीट पे थी आशंका की शायद वो बीजेपी उसमें काफी देर तक पीछे चल रही थी। वो सीट थी उधमपुर ईस्ट की, जिसमें 33 साल से जो बीजेपी के यहाँ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे पवन खजूरिया, उन्हें वो काफी अपनी एक लीड बना के काफी देर तक वो चलते रहे लीड से आगे। लेकिन ऐसा कुछ 6 राउंड्स के बाद ऐसा कुछ देखने को समीकरण दिखा कि उनकी जो लीड थी वो कम होती गई और लास्ट में मतलब 9 राउंड के बाद वो लीड एकदम खत्म हो गई और वो बीजेपी की साइड चली गई। जी, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अचिन जी। सर धन्यवाद जी। और अभी जो लेटेस्ट खबर हमारे पास है आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना वो जीत चुके हैं और उन्होंने 43,317 वोट हासिल किए हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, हालांकि मार्जिन कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन रमन भल्ला जो 1966 वोट से शिकस्त दे दी है जी। क्योंकि इस डॉक्टर साहब, मैं एक चीज इस इलेक्शंस में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, अगर पार्टी लाइन से उठ के बात की जाए तो रविंदर रैना जी की बात करें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रमन भल्ला जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इल्तिजा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, चौधरी लाल सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, ये प्रोमिनेंट चेहरे हार गए हैं, उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो क्या कुछ मानना है, क्या वजह रही इन प्रोमिनेंट चेहरों का लोगों में अपना विश्वसनीयता नहीं बरकरार रख पाए? पीपल आर द बेस्ट जज जी, लेस सेड द बेटर जी। उनका पैरामीटर, उनको नापने का उनका पैमाना अलग है जी, और वो पैमाना बड़ा खतरनाक है। उसके ऊपर पूरा खरा उतरना जी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एलीट का सरवाइव करना वो लोगों की विल है जी, दैट इज देयर विल जी, और वो विल जो है वो अल्टीमेट है एंड दैट विल इज रियल विल जी। और डेमोक्रेसी में जो भी सरकार बनती है, जैसे कहा भी जाता है ना कि द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो लोगों की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी जी। काज़मी साहब से विचार जानना चाहेंगे। काज़मी साहब सोच में डूबे हैं। काज़मी साहब, इन प्रोमिनेंट चेहरों के हारने का आप क्या मेजर वजह मानते हैं? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि लोग उब भी जाते हैं किसी शक्ल को देख के और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे सियासत में जो पार्टी बदलते रहते हैं और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक जागीर की तरह ट्रीट करते हैं और लोग सरप्रिय हैं। जैसे भारत सर ने कहा कि लोग पीपल्स विल प्रिवेल करती है हर इलेक्शन में और वो विल
करनी भी चाहिए प्रिवेल फॉर ए हेल्दियर जमहूरियत, फॉर ए हेल्दियर डेमोक्रेसी। और वो आपको दिख रही है कि जनाब ये दिग्गज चेहरे जिनको हम सब दिग्गज चेहरे कहते थे और ये हार गए हैं। और अच्छी बात है, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह करें। जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा अच्छा कौन था बुरा कौन था। और असेंबलीज जो है वो गुलदस्ते की तरह खिली रहे, वो रिलीजियस गुलदस्ता हो, रीजनल गुलदस्ता हो या जिस तरह का भी गुलदस्ता हो वो खिलता रहे। और हेल्दियर डिस्कशंस होनी चाहिए, हेल्दियर चाहे वो असेंबली प्रोसीडिंग्स हो, इलाकाई हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, विविधता दिखनी चाहिए उसमें। जी, मुझे लगता है दिख रही है जिस तरह का मैंडेट लोग दे रहे हैं वो दिख रहा है। अभी राजौरी से हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शक्ति, हेलो। हाँ जी, हेलो जी शक्ति, राजौरी की स्थिति बताइए ताजा। जी बिल्कुल, राजौरी की जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं सबके रिजल्ट जो हैं वो घोषित हो गए हैं। जिसमें राजौरी में नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेंद्र चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, जिन्होंने बीजेपी के जम्मू कश्मीर स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर रैना को हराया है। और उसके साथ कालाकोट सुंदरबानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ठाकुर रणधीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो विजयी घोषित हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जावेद चौधरी, जिन्होंने जुल्फकार चौधरी को, जो कि जुल्फकार चौधरी साहब मंत्री रहे हैं, उनको शिकस्त दी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे इस बार बुद्धल से। इसके अलावा राजौरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के जो इफ्कार अहमद हैं, उन्होंने बीजेपी के विबोध गुप्ता को हराया है। विबोध गुप्ता जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी थे, और एडवोकेट विबोध गुप्ता, उनको शिकस्त यहाँ दी है। उसके अलावा थाना मंडी से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जावेद मुजफ्फर खान साहब, उन्होंने जो है वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जावेद इकबाल मलिक को शिकस्त दी है। तो राजौरी की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँ तो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक आज़ाद उम्मीदवार के, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के खाते में गई है। और सही गुलदस्ता तो राजौरी में खिला है। जो हम इस गुलदस्ते की बात कर रहे थे, विविधता की बात कर रहे थे, एनसी 2 सीटें वहाँ ले चुकी है, बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी अपना जो है इस गुलदस्ते में अपने रंग का फूल दिया है वहाँ पे। सोहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो एक स्ट्रॉन्गर एसेंस है हेल्दियर जमहूरियत की, कि आपको पता ही नहीं होता, आप एंटीसिपेट करते हैं जी मैं इस पार्टी से मुझे टिकट मिल गई है, मैं तो जीता ही जीता हूँ, मेरे स्टार कैंपेनर तो फारूक अब्दुल्ला साहब है, आप हार जाते हैं। उसी तरह है कि आप एक आम से इंसान हैं और आम आदमी पार्टी से खड़े होते हैं जिसका वजूद ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में आप जीत रहे हैं और वो भी आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में, और जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इकबाल मलिक साहब तो उनके कैंडिडेट हैं, जहां प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उनकी रैलीज को एड्रेस कर रहे थे, वो हार जाते हैं। और एक इंडिपेंडेंट जो मेरे दोस्त हैं मुजफ्फर साहब, जो जज की चेयर को छोड़ के रिजाइन दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन बनते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट नहीं देती है उनको, और वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं। तो ये एक खूबसूरती है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की। इसीलिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे नजरें लगा के देखता रहता है कि ये हिंदुस्तान आगे ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। 140 करोड़ का मुल्क, जिसमें से कितने अमेरिका और पाकिस्तान निकल जाते हैं, और ये फिर भी फलता फूलता है, आगे बढ़ रहा है और जमहूरियत को मजबूत करता जा रहा है आगे। और देखिए, इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने वोट डाले और फर्स्ट टाइम वोटर्स इतने एंथुजियाज अपने अंदर लेकर आए, महिलाओं ने वोट डाले, इवन के 80-90 साल 100 साल से ऊपर के लोगों ने बड़े जोश के साथ वोट डाला। तो इसमें हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो तैयारियां थी, उनके इंतजाम थे, उसका बहुत बड़ा रोल है। और एक रोल रहा स्वीप का। जो स्वीप है उसके जरिए आप जन जन तक पहुंचे और लोगों को ये समझाया कि वोट डालना हमारा अधिकार नहीं, एक फर्ज भी है, हमें ड्यूटी भी है देश के प्रति। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं, उस सरकार के प्रति वो सरकार बनाने में भी हमारा योगदान होना चाहिए। तो इस कामयाब इलेक्शन और इस तरह के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए ECI जो है, चुनाव आयोग है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी तारीफ और कितनी सराहना का वो नहीं, वो तो टोटल इसका द क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अब आप ये देखिए कि 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले का अगर आंकड़ा देखिए, जो वोटिंग लो टर्नओवर था, दैट वाज, वो उसको हम ये कह सकते हैं कि इसको रिगार्ड किया जाता है कि नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जी, लेकिन इन 10 सालों में, चाहे देश में, पर्टिकुलरली J&K में, जो वोटिंग टर्नओवर दिखाई दिया इस बार,
जो 70%, 70% से आसपास 64, 65, 60, 70, 70 प्लस, ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स और जो स्वीप जो जिसमें मेरे ख्याल हर +2 स्कूल और कॉलेजेस जी ने बढ़ चढ़ के, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैं ये बोलूँगा उन्होंने भी बहुत मेहनत की, जिसमें हमने देखा स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों ने बहुत मेहनत की, चाहे उसके लिए उन्होंने वॉल पेंटिंग्स की, चाहे उन्होंने रैलीज की, चाहे उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए और मास मोबिलाइजेशन किया। तो जो मास मोबिलाइजेशन जो है, इसका मतलब वो जन जन तक ये मैसेज जाना जरूरी था और गया भी, और वो दिख रहा है जी, वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कराना या होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने हिस्सा लिया जी, वो बड़ा देखने वाला, वो बड़ा, क्योंकि अभी आपने बोला कितने देशों के डेलीगेट्स हमारे इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये देखिए, कश्मीर के अंदर मुझे याद है जब हम पिछली बार भी यहाँ मिले थे, तब भी हमने ये बोला था कि जीत चाहे किसी की भी हो, हार किसी की भी हो जी, लेकिन क्रेडिट गोज टू द पीपल जी। और असल जो जीत है वो डेमोक्रेसी की हमारी होती है। सुहेल साहब, कुछ सालों पहले ऐसा हुआ करता था कि सपोज मैं हार रहा हूं तो मैं कहता था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ की हुई है, आप हार रहे हैं तो आप उसका ठीकरा उसके ऊपर थोपते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ईवीएम की कोई बात नहीं करता, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, लोगों में इतनी मैच्योरिटी आई है और लोगों के अंदर ये विश्वास गहरा हुआ है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग काम करता है वो पूरी तरह आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना तरीके से काम करता है। फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होते हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। और वही कश्मीर घाटी थी जहाँ पर उन लोगों का इन्फ्लुएंस होता था जो कहते थे कि वोट मत डालिए, डोंट गो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या उसके सिस्टम के साथ मत जाइए। आज उसी कश्मीर में इतनी संख्या में लोग वोट करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी की जीत और विश्वास बढ़ना, ये कितनी बड़ी जीत है हमारे लिए। पार्टी कोई भी जीतती है, चाहे वो कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, सभी इसी देश की पार्टियां हैं और हर एक को हक है जनता का नुमाइंदा बनने का, और जनता नहीं फैसला देना है कि किसको मैं अपना प्रतिनिधि चुनता हूं। तो ये कितनी बड़ी, सुहेल साहब आप इंटरनेशनल मुद्दों पर भी देखते हैं, कश्मीर मुद्दे को भी आप अच्छी तरह से देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से प्रचार किया जाता था कश्मीर को लेकर, झूठा और गलत नियत का प्रचार किया जाता था। तो ये इलेक्शन, इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का वोट डालना, ये ऐसे लोगों को, दुष्प्रचार करने वालों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए पूरी दुनिया आज देख रही है कि जम्मू कश्मीर ये वही जम्मू कश्मीर है जिसको आप बार बार बोल रहे हैं, बदलता जम्मू कश्मीर। तो व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर बदलता जम्मू कश्मीर। बदलता जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जिसकी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ें पूरी दुनिया करता है, जिसकी आपसी रवादारी की तारीफ़ें पूरी दुनिया करता है, जहाँ के खानों का जिक्र हमेशा हर मुल्क में होता है, जो वो वही ज़बान है, वही कल्चर है, वही सभ्यता है, वही सूफ़ी सेंटों की ज़मीन है, वही मंदिरों का शहर जम्मू है। और ये सब चीज़ें जो हैं लोगों ने दोबारा उसको रिस्टोर करने की कोशिश की है बाय कास्टिंग देयर वोट, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ह्यूज नंबर इन दिस इलेक्शन प्रोसेस। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है। मुझे लगता है आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक उसकी शुरुआत होने जा रही है। एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है और हर अच्छी चीज़ को हर अच्छा इंसान वेलकम करता है और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि इलेक्शंस हों, इलेक्शन अच्छी तरह हो, पार्टिसिपेशन अच्छी तरह हो, स्वीप के प्रोग्राम से पता चले लोगों को कि वोट की ताकत क्या है, और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसका नतीजा कल परसों आपके सामने सरकार के रूप में आ जाएगा। और बहुत से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं अभी भी मरकज़ में जो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, वो होने जाएंगी। जो मेरे साथ बात होती रहती है मरकज़ के बहुत से मंत्रियों की, और जम्मू कश्मीर का एक नया आयाम प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का और सारी चीज़ों का, अलाइड सेक्टर जो टूरिज्म से जुड़े हैं वो सब आगे बढ़ेंगे, इसकी हमें पूरी आशा है और हम इसके लिए दुआ भी करते हैं। जी, एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियासी से, हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर जी। हेलो, बात कीजिए जी। देवेंद्र, क्या कुछ स्थिति रियासी जिले से अभी तक निकल कर सामने आ रही है?
रियासी जिले की अगर बात करें तो सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं। रियासी की जो विधानसभा क्षेत्र है और श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र है, जो पहली बार यहाँ पे इस बार जो है वोटिंग हुई है, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्हें विनिंग सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। और आप सुन सकते हैं अगर मेरे पीछे, तो जश्न और सेलिब्रेशन क्रैकर्स जो है वो सब शुरू हो गया। जी चलिए देवेंद्र, आप अपने ज़िले की स्थिति पर नज़र बनाए रखें। आपसे अगले कार्यक्रम में दोबारा बात करेंगे। ताज़ा स्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धीरे धीरे अब समय आ रहा है। काजमी साहब, दोपहर के 3 बज चुके हैं, 3:10 का समय अभी हो चुका है और 90 में से 64 सीटों का नतीजा जो है वो घोषित किया जा चुका है। और जैसा एक्सपेक्टेड था, एनसी जो है 31 सीटें जीत चुकी है और 10 सीटों पर अभी भी आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 41 सीटें जो हैं अभी प्राप्त होती दिख रही हैं, लेकिन 10 सीटों का अभी नतीजा आना बाकी है। बीजेपी की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि हमें जम्मू संभाग से अधिकतर सीटें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका दावा भी सच होता नजर आ रहा है। 21 सीटें जीत चुकी है बीजेपी और 8 सीटों पर अभी भी लीड कर रही है। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बीजेपी के पाले में कुल मिलाकर 29 सीटें जाती हुई अभी दिख रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 5 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। तो अगर हम एनसी और कांग्रेस गठबंधन की मिलाकर बात करें तो 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और टोटल 6 सीटों पर कांग्रेस, यानी इन दोनों का गठबंधन 47 सीटों तक आता नजर आ रहा है। तो क्या मानना है, शाम तक स्थिति ऐसी ही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो सत्ता के कॉरिडोर्स में आए। भारतीय जनता पार्टी सबसे उतावली पार्टी है, क्योंकि उन्होंने इतना ह्यूजली इन्वेस्ट किया पीस को प्रवेल करने में, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में। 40 पार, 50 पार, वहाँ 400 पार, तो वो चाहेंगे कि वो भी सत्ता के भागीदार बने। और सब दोस्त हैं, ये मैंने आपको कहा ना, आज तक दुश्मनियाँ थी, आज शाम तक जब रिजल्ट आ जाएंगे सब दोस्त हैं। और क्या समीकरण बनता है, मेरी सुबह भी फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई, जब मैंने उनको मुबारक देनी शुरू की तो उन्होंने कहा अभी कुछ बात नहीं करेंगे। और पीडीपी ने भी अनकंडीशनल सपोर्ट 2 हैं 3 हैं जो भी उनके आएंगे दी हुई है। आंकड़ा तो उनका बन चुका है 41 + 6 + 2, तो उनको तो जरूरत नहीं है किसी का समर्थन लेने की, उनका तो अलायंस में बन चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, मरकज की सरकार को मद्देनजर रखते हुए, मरकज की जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, और वो तभी मुमकिन होगी कि वो सरकार चाहेगी कि हमारी सरकार हो और हम अपने जो नुमाइंदे हैं उनके मुंह से स्टेटहुड की अनाउंसमेंट्स करें। तो जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और जम्मू कश्मीर का जो निटी-ग्रिटीज है बड़ी डिफरेंट है बाकी रियासतों से। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ समीकरण बदल सकता है, लेकिन सरकार बननी है, कल नहीं बनेगी परसों बनेगी। सरकार तो तय हो चुका है कि वो बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। बीजेपी और एनसी मिलती तो भी बनेगी, बीजेपी एनसी नहीं मिलती है, उनके पास नंबर पूरे हैं तब भी बनेगी। अच्छी सरकार बने, लोगों के जो मैंडेट को सल्यूट करने वाली सरकार बने, जम्मू कश्मीर की पेस जो है प्रोग्रेस की वो तेज़ी से आगे बढ़े। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुले दिल के मालिक हैं, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो वो चाहेंगे और मुझे लगता है होना भी ऐसा चाहिए कि जम्मू कश्मीर ने जो खोया है उसको वो पाएँ, हमारा स्टेटस हमें वापस मिले और हम दोबारा अपने आप को वैसा फील करें जैसे कि हम स्टेटहुड में करते थे। और जो बाकी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकती हैं उसमें ये भागीदार बने। देखिए सरकार का काम क्या होता है, सरकार एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन दिल्ली एंड JNK, और वो ब्रिज मजबूत होगा तो जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली से आगे चलेंगे। उस ब्रिज के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अच्छे प्लान्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, अच्छी पंचायत इलेक्शन, अच्छे सब चीज़ें होंगी और कोई नहीं देखेगा पाकिस्तान की तरफ, पत्थरबाजों की तरफ और इनकी। वो सब दिल्ली को सलाम करते हैं, दिल्ली से मांगते हैं और दिल्ली ही हमेशा जम्मू कश्मीर का ध्यान रखता रहा है और आगे भी रखता रहेगा। जी, अभी ताज़ा आंकड़े अगर हम देखें तो विजय आप बताना चाहेंगे? जी जगमोहन, ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 90 में से 69 सीटों के नतीजे जो हैं वो घोषित किए जा चुके हैं और अब केवल 21 सीटों के नतीजे आना ही बाकी रह गया है। तो इनमें भी ताज़ा सूरत हाल है, एनसी 35 सीटें जो है जीत चुकी है, 6 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी औपचारिक तौर से 22 सीटें अपने नाम कर चुकी है और 7 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर अभी वो लीड कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है,
लेकिन फिर भी 2 सीटें अभी तक उनके पाले में आ चुकी हैं और 2 सीटों पर ही वो बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी, जैसा हम बात कर रहे थे, सरप्राइजिंग एलिमेंट, 1 सीट अपने नाम कर चुकी है और इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस है 1 सीट पर बढ़त बनाकर आगे चल रही है और CPIM वो भी 1 सीट पर बढ़त बनाए है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो 4 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी अपनी सीट जीत चुके हैं और 3 निर्दलीय उम्मीदवार अभी भी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों का ताज़ा सूरत हाल। जी, और अब रामबन से हमारे संवाददाता अजय दीप सिंह फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अजय। जी अजय, क्या है ताज़ा सूरत हाल वहाँ पे? जी, इस समय साफ तौर पर जीत जो है कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जिला रामबन में अर्जुन सिंह राजू जो हैं वो काफी वोट से आगे चल रहे हैं और यहाँ पर लोगों ने, जो विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जश्न मनाना जो है वो इस समय शुरू कर दिया है। जी तो ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हम बिल्कुल, आपकी जो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं? जी, जाहिर सी बात है अभी नहीं आए, लेकिन जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है। लेकिन लोगों को इंडिकेशन है कि कौन जीत रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इंडिकेशन ऐसे ही लग रही है। जी, और अभी ताज़ा जो हमारे पास है रामबन से आंकड़ा है, अर्जुन सिंह राजू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो जीत चुके हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार को हराया है कोई 9013 वोटों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काज़मी साहब, रामबन से अभी हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे। हमने देखा कि रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं वो विजयी घोषित किए गए हैं, अर्जुन सिंह राजू, और इनको जो टक्कर दे रहे थे वो सरप्राइज है, बीजेपी की तरफ से अधिक टक्कर नहीं दी गई। निर्दलीय उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार की तरफ से इनको कड़ी टक्कर दी गई और बीजेपी जो कैंडिडेट हैं वहाँ तीसरे स्थान पर रहे। तो बीजेपी का इस तरह से रामबन सीट पर पिछड़ना, इसको किस तरह से देखेंगे? बड़ा अच्छा साइन है। हर तरफ बीजेपी होगी वो भी नहीं चलेगा ना। हर जगह कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत काम किया है, कहीं कांग्रेस ने किया है, कहीं हाथ निकल जाता है, कहीं से कहीं हल निकल जाता है। तो ये डिफर करता है कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी और ये डिफर करना भी चाहिए। यही खूबसूरती है जिसकी तरफ जगमोहन जी बात कर रहे हैं कि गुलदस्ता कैसे खिलेगा। गुलदस्ता तो सब फूलों से खिलेगा और लोग उसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जैसे भारत सर ने कहा कि लोगों का दिल क्या है, रुझान। अब एक घर में ऐसा होता था कि दादा बोलते थे नहीं हम तो कांग्रेसी हैं, पोता भी, बेटा भी, बहू भी सब कांग्रेस को वोट डालेंगे। तो दादे का दिल तो नहीं तोड़ते आजकल के पोते, लेकिन डालते नहीं है वोट। तो बेटा किसी को डाल रहा है, बहू किसी को डाल रही है, पोता किसी को डाल रहा है, पोती किसी। ये खूबसूरती, देखने का सोचने का अंदाज बदला है भारत का। तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं जगमोहन सर। तभी हम आगे बढ़ेंगे जब अपनी अकल से, अपने दिमाग से, हर बच्चे से बुजुर्ग के हाथ में आज मोबाइल है, पूरी दुनिया से वो जुड़ा है कि हम क्या पाना चाहते हैं, कितनी देर में पाना चाहते हैं, क्या खोया हमने। तो ये सब चीज़ें हैं बदलते हिंदुस्तान की और हम अब ज़्यादा दूर नहीं है उस डेवलप्ड कंट्रीज़ की कतार में हम खड़े हैं। अब तो बड़ी जल्दी हम उस डेवलप्ड कंट्रीज़ की कतार में शामिल हो जाएंगे। वो तभी शामिल होते हैं जब हम अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से भारत के निर्माण में भी, सोसाइटी के निर्माण में भी और अपने घर के निर्माण में भी अपना योगदान पॉजिटिव वेज के साथ देते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्शंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इलेक्शंस के वसादत से जमहूरियत मजबूत होती है, रियासतें मजबूत होती हैं, फाइनली मुल्क मजबूत होता है। जी, और देखिए पार्टी कोई भी हो, भारत के लोगों ने सपना देखा है कि 2047 तक हमने एक विकसित मुल्क बनना। और ये सपना किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, ये जन जन का सपना होना चाहिए। जिन्होंने सपना देखा क्या पता वो तब तक हो ही ना इस दुनिया में, लेकिन एक सपना देखना हर इंसान का फर्ज है और सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना हर इंसान का फर्ज है और उस हर शहरी का फर्ज है और हमें जद्दोजहद करते रहना चाहिए। अपने मुल्क को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर एक को योगदान देना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी रिलीजन से हो, कलर से हो, किसी भी। ये हमारे शहरियों को समझना चाहिए, सिटीजन्स को समझना चाहिए कि देश रहेगा जी तो हम रहेंगे। तो देश का सर्वाइवल, देश की सॉवरेंटी, मतलब वो अल्टरनेट, क्योंकि हम में से हर एक का जो वजूद है वो देश की वजह से। अगर देश नहीं है तो हम नहीं है। जी, वो उससे बढ़िया बात ही कोई नहीं। जी, हमारे एक और संवाददाता हमसे बात कर रहे हैं फोन लाइन पे, सांबा से सतपाल शर्मा।
हेलो जी 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 सतपाल जी। जी जी हाँ, जी सर। सांबा के स्थिति आप बताएंगे? जी 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 सांबा की स्थिति बताएं तो अभी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा में, जो रामगढ़ है जो कि एससी के लिए रिजर्व है, और दूसरा सांबा, और तीसरी है हमारी विजयपुर जी। और यहाँ तीनों का जो रिजल्ट है जो इस इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, वो बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है जी। और जिसमें रामगढ़ की हम बात करें तो रामगढ़ से बीजेपी के डॉक्टर रविंद्र कुमार मन्याल जी जो 14,035 वोटों से जीत चुके हैं जी हाँ। और दूसरी है हमारी सांबा से हमारे बीजेपी लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया, जो कि एक दमदार लीडर हम कहेंगे जी। तो उन्होंने 29,481 वोटों से ये जीत हासिल की है। जी। तीसरे हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, भाजपा के ही और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो इन्होंने भी 19,040 वोट लेके जीत हासिल की है जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सांबा की तीनों सीटें जो हैं वो भाजपा ने अपनी झोली में डाल ली हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ से सांबा से हमें और कोई रिजल्ट का इंतज़ार नहीं है। वहाँ पर 3 सीटें थी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वो तीनों बीजेपी ने जीत ली हैं। हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल। जगमोहन, 74 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं और केवल 16 सीटों के नतीजे आने ही शेष हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स का इशारा था जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार का, तो हम कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अगर समीकरण इसी तरह से बैठते हैं शाम तक 90 की 90 सीटों के नतीजे आ जाते हैं और एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने जाते हैं, किस तरह की रह सकती है ये सरकार? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं गठबंधन पार्टियां कुछ देर तो बड़ी प्यार के साथ साथ रहती हैं, लेकिन जब आपसी उनके निजी जो इंटरेस्ट हैं जब वो हावी होते हैं तो रास्ते जुदा हो जाते हैं। जी। तो कितना मजबूत टिक पाएगा ये गठबंधन? ये गठबंधन टिक सकता है क्योंकि ये नेचुरल अलाइंस है। जी। इनका अगर देखा जाए, इनकी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आप JNK अगर आप देखें जी तो आपके पास पिछले कई सारे इंस्टांसेस या एग्जांपल्स आप देखेंगे कि जिसमें इन दोनों पार्टियों ने मिलकर अच्छे से काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि इवन लेट 80s तक या लेट 70s तक रादर कांग्रेस थ्रू NC ऑपरेट करती रही JNK। जी। तो ये फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि इनका पुराना रिश्ता है और रिश्ता निभाना आएगा इनको। कंपैटिबिलिटी जो है वो अच्छी। तो अगर इनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो यकीनन एक मजबूत सरकार देखने को मिलेगी। देखिए, शेख इंदिरा अकॉर्ड था, राजीव फारूक अकॉर्ड था, राहुल उमर अकॉर्ड है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि इनके नंबर ही कितने आए हैं, 5-6 तो नंबर हैं और वो थम्पिंग मेजॉरिटी से अपनी सीट शेयर को बढ़ाया हुआ है एनसी ने। तो कहने की जरूरत, शोर वहां मचाइए जहां आपका कोई शोर सुनने वाला हो। यहाँ तो शोर सुनने वाला कोई नहीं होगा और ये वैसे भी फैमिली फ्रेंड्स हैं और नेचुरल फ्रेंड्स हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, नेचुरल अलायंस है। तो नेचुरल अलायंस में गिले शिकवे घरों में ही सॉल्व हो जाते हैं, बाहर नहीं आते। उतना है नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संख्या है नहीं कि वो नखरे दिखा सके या अपनी टर्म्स पे कुछ कर और सके। दूसरी बात है सर कि जो इनके सीनियर लोग हैं उनकी जो से है विद इन पार्टी वो बड़ी मजबूत है, बड़ी अच्छी है, बड़ी डिसिप्लिन जमाते हैं। सारी पॉलिटिकल जो अच्छी पार्टियां होती हैं जो रूल सत्ता में रहती हैं, फिर सत्ता से उतर जाती हैं, फिर सत्ता में आती हैं, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन उन पार्टीज में होता है और सीनियर जूनियर्स की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बड़ी मेंटेन रहती है। तभी वो पार्टीज जो हैं वक्तन फवक्तन सत्ता में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती। नहीं तो हम 70s का शेख इंदिरा अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, भारत जी वही कर रहे हैं, 87 का राजीव फारूक अकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पिछले सालों से राहुल और उमर अकॉर्ड चल रहा है। तो ये सब चीज़ें तभी मुमकिन होती है जहां आपका दिल मिलती हो। और वैसे भी अलायंस दिल मिलने से होना चाहिए। ज़बरदस्ती के अलायंस जो हैं वो चलते नहीं हैं और उसका नुकसान फिर लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। काज़मी साहब, अभी बात की हमने नेचुरल अलायंस की,
एक अलायंस जिस तरह से आपने कहा ज़बरदस्ती का अलायंस, वो हमने पिछले कुछ वर्षों पहले देखा था जम्मू कश्मीर में। आइडियोलॉजी से हटके जो है वो अलायंस किया गया था और वो यकीनन टिका नहीं। और पीडीपी इस इलेक्शंस में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, तो क्या कुछ रीजंस आप मानते हैं जिनकी वजह से पीडीपी को आज ये स्थिति देखनी पड़ रही? मैं हमेशा महबूबा जी से मिलता हूँ, शी इज़ लाइक ए सिस्टर टू मी। मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है उसको बदलिए। आप पाकिस्तान की तरफ मत देखिए, उसके लिए मरकज बैठी है, हमारी पैरामिलिट्री बैठी है, स्टोन पेल्टर्स की तरफ मत देखिए। और पाकिस्तान से बातचीत आप नहीं कर सकती एज चीफ मिनिस्टर भी, ना फारूक साहब करेंगे ना उमर साहब करेंगे, वो मरकज की सरकारों का काम होता है। लोगों को बेवकूफ़ बना के आप एक बार सरकार बना सकते हैं। आप दिल्ली की तरफ देखिए जो हमें हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमारी खिते का ध्यान रख सकते हैं। उन चीज़ों पे पॉलिटिक्स कीजिए जिनसे लोग जुड़े हुए हैं। और पहला मैं इलेक्शन देखा सर कि जिसके मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी नहीं दिखी मुझे, सेल्फ रूल नहीं दिखा, ड्यूल करेंसी नहीं दिखी, फ्यूल करेंसी नहीं दिखी, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो लोगों को जिनको आदत नहीं थी सुनने की। बिजली दिखी, पानी दिखा, ठीक है सर, मीटर, स्मार्ट मीटर दिखे, ये वो चीजें हैं जो हर घर से जुड़ी हुई चीजें हैं। हर इंसान जिसका इन पे बात कीजिए जिनसे लोगों के चूल्हे जलते हैं, लोगों के बच्चों को रोजगार मिलता है, लोगों के घर में पानी आता है, लोगों के घर में बिजली आती है। ये मुद्दे मैंने पहली बार देखे जम्मू कश्मीर में। वो भी एक मैंने चेंज देखी जो बड़ी एक रिमार्केबल चेंज है। और सीरियस इलेक्शन, मैं पहली बार आपसे वर्ड यूज किया, सीरियस इलेक्शन फॉर बोथ, लड़ने वालों के लिए भी और वोट डालने वालों के लिए। सीरियसली वोट डाल रहे हैं और सीरियसली वोट मांग रहे हैं। घर में बैठ के 2000 वोट से पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, वो जम्मू कश्मीर बंद हो गया। बदलता जम्मू कश्मीर है, खुशहाल जम्मू कश्मीर है और आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर में। और उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो लोग हैं। आप इनको फार ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आप जितने मर्जी दिग्गज नेता हैं, दिग्गज परिवार से, दिग्गज स्पोक्स पर्सन, नहीं चलेगा। जो लोग चाहेंगे वो होगा, उस पर खरा उतरोगे तो दोबारा आओगे, नहीं आओगे तो छोड़ जाओगे। काज़मी साहब, सीरियस इलेक्शंस पे ही आपसे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो जी प्रदीप जी, क्या कुछ स्थिति कठुआ जिले से निकलकर सामने आ रही है अभी तक? हाँ देखिए, मैं मिजाज जी आपको बता दूं कि स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। जैसे ही मौसम साफ होता है, धूप बाहर निकल आई, तो वैसे ही सारे के वोटिंग सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। तो 6 की 6 सीटें जो है उनकी डिक्लेरेशन हो गई है और सभी कैंडिडेट जो विनर है उनको डिक्लेरेशन दे दिया, सर्टिफिकेट भी दे दी गई है। और पूरा माहौल जो है इस समय हम देख रहे हैं कि खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं। और एक बस स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिग्री कॉलेज से शुरू होकर मुखर्जी चौक तक जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ जिला में 6 सीटों में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है और अच्छी जीत हासिल की है। और एक सीट जो बनी की सीट थी उसके ऊपर आजाद उम्मीदवार डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कब्जा किया है और उन्होंने भी एक अच्छी जीत हासिल की है। हालांकि उनका मार्जिन बहुत कम था, 2000 के करीब वोटों ने इस सीट को जीता है। लेकिन जो बाकी की 5 सीटें हैं जिसमें कि बिलावर है, बिलावर में एक बड़ा मार्जिन 21,000 वोटों का मार्जिन श्री शर्मा ने लिया और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है। वहीं बतौली में कांग्रेस के लाल सिंह जो सबसे दिग्गज नेता माने जाते थे वो भी हार गए हैं और उनको वहाँ के लोकल कैंडिडेट दर्शन सिंह ने वहाँ पे हराया और लगभग 14-15 हजार की लीड जो है उन्होंने ली है। इसी प्रकार हीरानगर में भी बहुत बड़ी बढ़त जो है वो भाजपा के कैंडिडेट विजय शर्मा ने बनाई है और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश चौधरी को हराया है। इसी प्रकार जो छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी कंडी क्षेत्र था, वहां पर भाजपा के एक्स मंत्री राजीव सिसोदिया इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने वहां पर आजाद उम्मीदवार इंदू सिंह को हराया है वहां पर और एक अच्छी बढ़त हासिल की है। इसी प्रकार कठुआ में जो सीट थी वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी और उनके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि हाल ही में इलेक्शन से मात्र 10 दिन पहले ही उन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन किया और भाजपा ज्वाइन की, डॉक्टर भारत भूषण जी हैं, तो उन्होंने भी एक अच्छी बढ़त हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। और इस प्रकार से पूरा खाका अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक अच्छी बढ़त बना के रखी कठुआ जिला में सिर्फ एक सीट को छोड़कर। चलिए प्रदीप, ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सुबह से ही हम अपने एक्सपर्ट्स को बुला कर के परिचर्चाएं कर रहे हैं और आज जो काउंटिंग चल रही है और जो नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर उनके विचार ले रहे हैं। आपको बता दें कि अगला 4:30 बजे एक विशेष चुनाव बुलेटिन होगा 15 मिनट का, और उसके बाद इस श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोफेसर रेखा चौधरी हमारे साथ होंगी और वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवास्तव होंगे। और इस प्रोग्राम में आने के लिए सुहेल काज़मी साहब आपका और भारत भूषण आनंद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया और इतनी खूबसूरत चर्चा का हिस्सा बने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।